Now listen, in solid liquid equilibrium, स्क्रीन में सबको दिख रहा है? हाँ ना हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है सैचुरेशन पॉइंट पे, ठीक है? तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स देखते हैं। वन सेकेंड। गुड इवनिंग आदित्य। ओके, solubility of salts or solubility of solids in water, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है? लेट्स से व्हाट वी विल डू हियर, वी विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? एक ग्लास ले लेते हैं पानी का। डू वन थिंग, एक टेबल स्पून इसके अंदर शुगर डालो। सो आई डू हैव शुगर C12H22O11, आई डू हैव शुगर। क्या होगा जब एक टेबल स्पून शुगर डाला ग्लास पानी के अंदर और उसको मिक्स किया? व्हाट विल हैपन? डिसॉल्व होगा। हाँ, वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ना, उसके बाद नहीं नहीं हर्षद चल रहा है। उसके बाद क्या, अरे यार, शुगर गायब, ठीक है? शुगर गायब हो जाएगी, ठीक है? अब सुनो, एक और चम्मच शुगर का अंदर डाला, फिर से तुमने मिक्स किया तो क्या होगा? फिर डिसॉल्व होगा। वेरी गुड। एक और चम्मच शुगर का डाला, फिर से तुमने मिक्स किया, फिर क्या होगा? अगेन डिसॉल्व। अरे एक पॉइंट आएगा जब डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे तो तुम्हारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें शुगर क्या होगा? अभी और डिसॉल्व नहीं होगा। और डिसॉल्व नहीं होगा, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। सैचुरेशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? Saturated सैचुरेटेड solution. गॉट इट? हाँ सर। यस सर। तो हम लोगों को इतना पता लग गया कि चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे सैचुरेशन अटेन हो जाएगा। जब सैचुरेशन अटेन होता है ना, उस पॉइंट पे एक चीज ऑब्जर्व होती है कि यहाँ पे देखा जाता है, जैसा इस बाउंड्री पे देखो, ठीक है? चक्कर क्या है, इस बाउंड्री पे, ये शुगर वाली बाउंड्री है, तो यहाँ पे शुगर के सॉलिड पार्टिकल्स है, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। तो आई डू हैव शुगर मॉलिक्यूल्स है, और इसके बाहर जो वाटर है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो पूरी तरीके से शुगर को सैचुरेट करके बैठा, तभी तो सैचुरेशन सॉल्यूशन बोलोगे। तो उसके अंदर क्या होगा, ये शुगर होगा और उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड होंगे, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। सर ये आप डिसॉल्विंग का प्रोसेस बता रहे हो ना? हाँ बेटा, मैं डिसोल्यूशन के बाद बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन के अंदर कैसा क्या क्या होता है, ठीक है? अब एक बात बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया? अब और कोई वाटर मॉलिक्यूल फर्दर शुगर ले नहीं सकता। नहीं सकता। इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैंने शुगर को देखा, शुगर के अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी फोर्सेस हैं सरफेस पर, ये वाले फोर्सेस बैलेंस कर गए, ये वाले टुवर्ड्स द बल्क होंगे, तो ये शुगर क्या चाहता है कि यार यहाँ पे ना कोई और पार्टिकल आ जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। करेक्ट? करेक्ट। तो ये जो सर। पार्टिकल है ना, ये जो सरफेस पे पार्टिकल है, वो चाहते हैं कि यार शुगर पार्टिकल को ना मैं किसी भी तरीके से सरफेस पे अट्रैक्ट कर लूं, ताकि ये जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाए? बैलेंस। बैलेंस हो जाए। जैसे ही शुगर पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल हो गए, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक और शुगर ले लेंगे। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? और ये चलता रहेगा जिसमें प्रेसिपिटेशन और डिसोल्यूशन एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे अवेलेबल होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूशन इन विच, सर ये डायग्राम में जो समझा वो वापस बताओ। हाँ बेटा, मैंने बोला कि ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं सॉलिड, आप ये वाले शुगर पार्टिकल को देख लो,
यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स, क्या ऊपर फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है क्या? नहीं। टुवर्ड्स फोर्स का नीचे बल की तरफ है, करेक्ट? हाँ तो ये चाहता क्या है कि किसी भी तरीके से ना शुगर पार्टिकल को सरफेस पे अट्रैक्ट कर ले। तो जो शुगर पार्टिकल ऑलरेडी हाइड्रेटेड है ना, वो उसको जैसे ही सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जैसे वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल हो जाएगा, वाटर क्या चाहेगा? एक और शुगर पार्टिकल को अट्रैक्ट करना, है ना भाई? हाइड्रेशन, वाटर अवेलेबल हो गया ना डिसोल्यूशन के लिए, तो ये वाटर क्या करेगा? इस शुगर को अट्रैक्ट करेगा। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होता है बिटवीन डिसॉल्व्ड सॉल्ट और डिसॉल्व्ड सॉलिड और अनडिसॉल्व्ड सॉलिड, गेटिंग इट? जिसमें रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाता है, गेटिंग इट? यस। हाँ, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? When no more solute can be dissolved. अच्छा, द सॉल्यूशन in which there exists a dynamic equilibrium between the dissolved and undissolved solid, getting it? Getting it? Yes, sir. At that point, the rate of precipitation becomes equal to, The rate of dissolution. yeah, becomes equal to rate of dissolution, where I do have solid, salt slash sugar is in equilibrium with aqueous, solid or salt. Now here this is rate of dissolution become equal to rate of precipitation. Precipitation. और एक बार सैचुरेशन अटेन होता है ना, तब ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है फर्दर डिसोल्यूशन कहते हैं, फर्दर डिसोल्यूशन स्टॉप हो गया। वो डायनामिक इक्विलिब्रियम इसका मतलब है कि हाँ गॉट इट। हाँ सर। वेरी गुड। और इतना तो समझ में scroll आया? up करो अच्छा ना। गाइस, टेल मी, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तुमने लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी किया अभी तक? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो याद रखना, जब ये सैचुरेशन अटेन होता है ना, जब ये इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो याद रखना एवरी इक्विलिब्रियम पे जब सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट हो जाती है, तब लैटिस एनर्जी becomes equal to hydration energy. Getting it? Understood? सर मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तब। हाँ, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल हो जाती है। मतलब लैटिस बनने का टेंडेंसी और वाटर में जाने का टेंडेंसी क्या हो जाता है? इक्वल। इक्वल। अंडरस्टूड? सर आप स्क्रॉल अप करो ना। हाँ बेटा। स्क्रॉल डाउन करना है क्या? हाँ सर। बस 1 मिनट ऊपर कीजिए ना प्लीज प्लीज। 1 मिनट ऊपर कीजिए।
हाँ सर हो गया। ओके। अच्छा, पनवेल में कौन कौन रहता है? सर मैं हाँ हाँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है क्या आज? हाँ सर है ना। ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इतना इशू नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? राइट सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जनरली ट्यूसडे को लाइट जाती है ना वहाँ पे। हाँ चलो एनीवेज, इतना समझ में आया तो हाँ या ना? ट्यूसडे को 3 से लेके। हाँ सर। हाँ अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? नाउ लिसन, क्वेश्चन क्या होगा, या नाउ क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव दैट इक्विलिब्रियम is dynamic in nature. मतलब एक बार इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन never stop. हो रहा है। गेटिंग इट? Yes. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक ग्लास ले लेते हैं, ठीक है? सपोज करो इसके अंदर मैंने NaCl का सॉल्यूशन लिया, ठीक है? तो इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl. दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है? अब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है NaCl का, तो यहाँ पे क्या होगा, यू हैव NaCl सॉलिड, करेक्ट? करेक्ट, एक प्रेसिपिटेट हाँ। फॉर्म होगा। काम करते हैं ना, जब ऑप्शंस हैं तो बना सकते हैं ना, ना, ठीक है, डन। तो आई डू हैव अ सॉलिड ओवर हियर, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने क्या किया, NaCl डाला। NaCl कौन सा डाला, Na एंड Cl। तो Na के अंदर जो था 23 था, और क्लोरीन योर ऑब्वियसली नॉर्मल क्लोरीन। अब चक्कर क्या है, सोडियम जो है योर रेडियो एक्टिव सोडियम कौन सा होता है, Na24 डाल दूं? तो Na24 इज नॉट दैट स्टेबल, इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है? मैंने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पे Na प्लस आयन थे, Cl माइनस आयन थे, Na प्लस आयन थे, Cl माइनस आयन थे, और इनका जो अमाउंट था वाटर के अंदर वो कांस्टेंट था। कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? और इनिशियली मेरे पास Na23Cl पड़ा हुआ था, इसमें कोई इश्यू आया ना? No, sir. चलो ग्रेट। अब सुनो जरा ध्यान से, अब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी सैचुरेशन है। अब सपोज करो इक्विलिब्रियम डायनेमिक नहीं होता, तो Na प्लस क्या इधर जाता सॉलिड के अंदर? अगर इक्विलिब्रियम स्टैटिक होता, डायनेमिक नहीं होता, तो क्या Na प्लस सॉलिड के अंदर जाता? नहीं। नो सर। नहीं जाता। नाउ अंडरस्टैंड दैट Na प्लस सॉलिड के अंदर नहीं जाता, Cl माइनस सॉलिड के अंदर नहीं जाता, तो ये ऐसे ही पड़े रहते कांस्टेंट अमाउंट में, राइट? तो इसको मैं बोलता डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम we have added Na24Cl. अब Na24Cl के अंदर रेडियो एक्टिव क्या है गाइस? रेडियो एक्टिव Na24. Na24। अब सोचो, जैसे मैंने Na24 डाला तो वो हेलो। सॉलिड था, तो सॉलिड क्या करेगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, हाँ या ना? करेक्ट।
तो मेरे पास इसके अंदर Na24Cl आ गया। अगर इक्विलिब्रियम डायनेमिक है तो दोबारा से इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, जो Cl माइनस है यहाँ जा रहा है, Cl माइनस यहाँ आ रहा है, Na प्लस यहाँ जा रहा है, Na प्लस यहाँ आ रहा है। अगर डायनेमिक है तो इक्विलिब्रियम के बाद भी जो आयॉन्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। कोई डाउट? नो सर। जब सपोज करो मेरे पास सोडियम 23 था यहाँ पर, तो मेरे पास सोडियम 23 था। अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो Na23 दोबारा से यहाँ अंदर जाएगा और यहाँ से थोड़ा बहुत Na24 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा अगर डायनेमिक है तो? सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ था सर, जब अपने एट इक्विलिब्रियम वी हैव एडेड Na24 के बाद। रुको यार, 1 सेकेंड। मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे ना Na24Cl डाल दिया, ठीक है। अगर ये स्टैटिक होता तो जो Na23 आयॉन्स हैं वो फिक्स रहते इसके अंदर एंड एक्सचेंज नहीं करते, अपनी पोजीशंस कांस्टेंट होते, स्टैटिक बोलता। अगर ये डायनेमिक है तो सैचुरेशन के बाद भी Na प्लस आयॉन सॉलिड के अंदर जाएगा, कहो हाँ या ना? यस सर। और सॉलिड से उतने ही Na प्लस आयॉन बाहर आएंगे, कहो हाँ या ना? हाँ सर। अगर Na प्लस बाहर आ रहा है तो Na24 भी बाहर आ सकता है, कहो हाँ या ना? हाँ। अगर ऐसा है तो जैसे ही Na24 सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो सॉल्यूशन के अंदर जब Na24 माइग्रेट करेगा तो लिक्विड सॉल्यूशन को भी ये रेडियो एक्टिव कर देगा। हाँ। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि जब तक वो स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट नहीं हो तब तक रेडियो एक्टिविटी होती नहीं है, क्योंकि डायनेमिक नेचर है। रेडियो एक्टिव सॉल्ट डालने के बाद तुमने ये ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशन जो है ना वो रेडियो एक्टिव हो गया। इसका ये मतलब है कि सैचुरेशन के बाद भी जो आयॉन्स हैं वो सॉल्यूशन से सॉलिड में और सॉलिड से सॉल्यूशन में जा रहे हैं। इसलिए सॉलिड से रेडियो एक्टिव आयॉन्स सॉल्यूशन के अंदर गए, जिन आयॉन्स ने सॉल्यूशन को रेडियो एक्टिव बना दिया। अंडरस्टूड? हाँ यस सर। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, Dynamic. हाँ। तो what we have done at equilibrium, radioactive salt is added. Due to dynamic nature of equilibrium, that even after attainment of equilibrium, both dissolution and precipitation are taking place. So after some time, our solution becomes what? Our solution becomes Radioactive. exactly. Getting it? Due to migration of radioactive ions into the solution. Getting it? बात समझ में आई? It proves that our equilibrium is Dynamic. Dynamic. dynamic in nature. Understood?
ये रेडियो एक्टिव है सर। हाँ हाँ हाँ। Na24 डीके नहीं करेगा क्या? क्या क्या? डीके रेडियो एक्टिव वाला वो दोबारा बोलो जरा। डीके, हाँ डीके डीके सर करेगा, रेडियो एक्टिव डीके डीके करेगा। रेडियो एक्टिव डीके के अंदर ना इससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आते हैं, करेक्ट? अच्छा, तो उसी से पता चल गया हाँ, कि उससे से पता रेडियो लगेगा कि हाँ सॉल्यूशन भी रेडियो एक्टिव हो गया। गॉट इट? ओके सर, यस चलो सर। ग्रेट, आगे चलें। लिख लिया इतना? सर जस्ट सर 1 मिनट। हाँ बेटा लो अपना 1 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। वेरी गुड। बीटा और गामा क्या होता है? देखो, बीटा पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस क्या करता है रेडियो एक्टिव डिके के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है जो न्यूक्लियस से आते हैं। और गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं भाई, एक्सरे से ज़्यादा पावरफुल गामा रेडिएशन होती है ना। भूल गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो? हाँ सर, याद है। हाँ याद है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और गामा रेडिएशंस, क्यों? जो कि मास लॉस की वजह से प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। जैसे ही मास लूज होगा न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो गामा रेडिएशन एमिट करता है। सर पर उसका एटॉमिक नंबर कंजर्व्ड रहता है ना? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रहता है। करेक्ट करेक्ट, 100% करेक्ट। चलिए मूव अहेड। Yes, sir. ना क्या, हम कहाँ थे? कहीं तो थे, कहाँ थे? चलो लिसन, where we discussion of yeah, solid gas equilibrium. Getting it? Getting it? अब सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? सब्लिमेशन, करेक्ट? जैसे वेपर प्रेशर किया था ना, वैसे ही सब्लिमेशन होता है। इसके अंदर एक काम करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, क्लोज कंटेनर, ठीक है? इस क्लोज कंटेनर के अंदर what we will do, we will keep a sublimating solid. एक कोई ऐसे सॉलिड के एग्जांपल बताओ सब्लाइम कर। सर नैफ्थेलिन नैफ्थेलिन naphthalene ले लिया। अमोनियम क्लोराइड। हाँ Ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड सर। okay, very good. हाँ सर। So I do have various salts which can sublime. Example, iodine solid, AlCl3 solid, dry ice, yes, ऑक्साइड। dry ice, naphthalene. सर नैफ्थेलिन का फॉर्मूला क्या? बेटा 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती हैं ऐसा, इन naphthalene। कैम्फर। और जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है वहाँ हाइड्रोजन डाल दो। किस सर समझा? सर कैम्फर भी है। हाँ, कैम्फर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ सर। ठीक है? एंथ्रासीन, कैम्फर ले लो, NH4Cl ले लो, मन है तो, ठीक है? सो दीज आर ऑल सॉलिड्स विच हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो Sublimation. तो एक काम करते हैं, आयोडीन सॉलिड स्टडी करते हैं। पता हो क्यों? क्योंकि वो वॉयलेट कलर का होता है। गेटिंग इट? इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल टू स्टडी
आयोडीन सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे बैरोमीटर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर पता लगेगा अपने को कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है इसके अंदर। चलो एक बात बताओ, जब तुमने सिर्फ आयोडीन सॉलिड लिया और तुम्हारे पास कोई आयोडीन का वेपर नहीं था अरे राम, कहते ही मतलब यू नो व्हाट, व्हाट? कुछ नहीं यार, लो वायलेट करो, लो खुश रहो तुम। देखो आयोडीन सॉलिड लिया, फील नहीं आ रही है, शाइनी नहीं है, ये रहता है। आयोडीन सॉलिड लिया तुमने, ठीक है। अब ब्लू दिख रहा है तुमको? ओके, नाउ लिसन। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मेरे पास आयोडीन सॉलिड है तो इनिशियली तो कोई भी आयोडीन वेपर्स नहीं था, राइट? हाँ सर। तो अगर कोई भी आयोडीन वेपर्स नहीं था तुम्हारे पास इनिशियली, तो कोई कलर दिखा तुमको? नो। अब नहीं सर। तुम्हें पता है ना, देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव ओनली a high kinetic energy which can actually sublime, हाँ सर। right? तो इनिशियली Yes. रेट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा? हाय। ज्यादा होगा। धीरे धीरे रेट ऑफ सब्लिमेशन कम होगा। कम होगा। जाएगा। तो इनिशियली क्या होगा, तुम देखोगे कि ये वॉयलेट कलर और ब्लू कलर तुमको दिख रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जो जिस तरीके से ब्लू कलर बढ़ रहा था वो बढ़ना कम होगा। कम हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। Constant यहाँ होगा। पे रेट ऑफ सब्लिमेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? नो सर, आपने वो क्या बोला कि पहले फ्यूम्स बढ़ेंगे एंड देन कम? मैं बता, सपोज इनिशियली कोई हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनिशियली फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स जो था, तुम्हें पता है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से उसने ये बताया था कि एक कर्व है, ठीक है, उस कर्व में दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, राइट। कुछ ही ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है और वही फ्रैक्शन उड़ पाता है, करेक्ट? हाँ सर, सरफेसली वही करता है। हाँ, सिर्फ वही फ्रैक्शन। इनिशियली मेरे पास मॉलिक्यूल्स थे जो उड़ना चाहते थे, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले। तो लेट्स से इनिशियली 10 पार्टिकल्स सबलाइम हुए। जैसे ही 10 पार्टिकल्स सबलाइम हुए तो नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब वो डिक्रीज हुआ तो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ सब्लिमेशन, सॉरी, रेट ऑफ सब्लिमेशन कम होगा। पहले 10 आए थे, फिर 9 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर सो ऑन, राइट। फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे रेट ऑफ सब्लिमेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा, गेटिंग इट। और उस पॉइंट पे एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, गेटिंग इट। ये सेम एज वेपर प्रेशर है। तो जो आयोडीन का प्रेशर इधर जनरेट हुआ वो किसका फंक्शन होगा? ओनली टेम्परेचर। ओनली टेम्परेचर, वेरी गुड। सर ये पाइप से क्या आ रहा है अंदर? क्या कह रहा? वो मर्क्यूरी पाइप है। ड्रॉ किया है उसमें क्या है? मर्क्यूरी प्रेशर मेजर मर्क्यूरी है, करने के लिए। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है। अच्छा अच्छा। गेटिंग इट। तो 1 सेकेंड, हाँ। तो हम लोगों को इतना पता लगा कि ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। So what you will observe here, initially क्या, the rate of sublimation will be can you explain this? I got lagged. कहाँ से एक्सप्लेन करना है मनीष?
बेटा कहाँ से एक्सप्लेन करना है इसको? टाइप कर दे। आयोडीन सॉलिड सब्लिमेशन। मैंने क्या कहा था यार इनिशियली ना, आयोडीन सॉलिड के अंदर ना कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनका काइनेटिक एनर्जी हाई था। वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सब्लाइम करेंगे। ठीक है ना, देखो देखा जाए तो इनिशियली रेट ऑफ सब्लिमेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स थे इसके पास। सपोज करो 10 उड़ गए, जैसे 10 आयोडीन वेपर्स उड़े तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसका, किसका, सॉलिड का, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका रेट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। धीरे धीरे आयोडीन जो काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो बाहर मूव कर रहे हैं, तो इसका रेट ऑफ सब्लिमेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। और जैसे ही आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं ऊपर, तो उनका रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रेट ऑफ सब्लिमेशन और रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस पॉइंट पे एक प्रेशर ऑब्टेन होगा, और वो प्रेशर जो ऑब्टेन होगा वो किसका फंक्शन होगा, सिर्फ टेम्परेचर, टेम्परेचर, राइट। Okay, initially the rate of sublimation will be very high. Getting it? Yeah. With respect to time, the rate of sublimation decreases and rate of condensation क्या होगा, Increase. increases. And finally there will be a point where rate of sublimation will become equal to rate of condensation. Agreed? कह दो हाँ। Yes, sir. Very good. Then iodine solid will be in equilibrium with iodine vapors. Got it? और ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका फंक्शन है, सिर्फ टेम्परेचर का, और टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कितना वेपर्स रहेगा उधर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर विल बी ए फंक्शन ऑफ, और प्रेशर ऑफ आयोडीन will be a function of Temperature. pressure. Eh? Will be a function of अच्छा, वो partial pressure. temperature only, because kinetic energy decide करता है, temperature kinetic energy decide करता है, right? अच्छा सुनो, इतना लिख लिया सर थोड़ा, हाँ बस नीचे लिखना था और। नीचे करो। हाँ सर। हाँ डन सर। ओके, किसी को कोई भी डाउट, लिख लिया।
सर्कल पे ड्राई आइस आई थी, एयर टाइट पैकेट में डाल के ब्लास्ट किया था। ओके, नाइस। गाइस, किसी बच्चा पार्टी को, किसी लुड़का लुड़की को कोई डाउट? लुड़का लुड़की मतलब लड़का नहीं लड़की सर। यार समझ ले। ओके, डन। चलो चले आगे। Yes, sir. ओके, नाउ लिसन। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। ड्यूरिंग sublimation of iodine solid inside a closed container, at a constant temperature, which of the following statements you will observe? पहला, सब 1 मिनट ऊपर दिखाइए। ओके, डन सर। good. Now listen. पहला, intensity of violet color increases with time सर एक मिनट बस थोड़ा कीजिए प्लीज प्लीज। and becomes constant. फिर वो स्टेटमेंट्स लिखा है क्या फॉलोइंग के बाद? हाँ हाँ हाँ, ओ टी और ई साइलेंट, मतलब गुम गए बीच में से बेचारे। स्टेटमेंट्स ही है ना। हाँ 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 सर, हो गया। चलो आगे चलें। हाँ, चलो पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट 2। ये आप पूछ रहे हो क्वेश्चन? हाँ यार, अच्छा, सर थोड़ा ऊपर कीजिए मैं। वायलेट होता है, वायलेट वायलेट। बड़े नौटंकी हो तुम लोग यार। सर और ऑप्शन देने की हो। अरे देने हैं, लिखने तो दो। ऊपर नीचे करवा रहे हो एक क्वेश्चन को आधे में ही। सर ऐसे ही लिख दो ना, जगह है। फील फैक्टर ए, डन। यस यस सर। नाउ लिसन। सर, मल्टीपल करेक्ट होगा ना? हाँ हाँ, मल्टीपल करेक्ट है ना, मल्टीपल करेक्ट है। इंटेंसिटी ऑफ कलर, intensity of violet color shows wave type nature, that is increasing or and decreasing with time. तीसरा, violet color intensity increases with time
but the rate of increase of violet color intensity decreases with time. And finally, the rate of increase of color intensity becomes zero. Fourth, rate of increase of violet color intensity increases with time. And finally become constant. चलो गाइस लिखवा दिया क्वेश्चन, पहले लिख लो उसके बाद आंसर करो। मल्टीपल करेक्ट है। सर फोर्थ बताना। हाँ फोर्थ बता दिया, दिख रहा है फोर्थ तुमको? यस ओके ओम, after the rate of increase of color intensity becomes zero, rate of increase of color intensity becomes zero, ये लिखा मैंने उसमें। ओके स्टेटमेंट आदित्य। दिखाएंगे आप? हाँ पहला स्टेटमेंट दिखाएंगे? पहला स्टेटमेंट देखिएगा, देखा? दिखाइए। हाँ हाँ ओके अमित, थिंक अगेन। सर लास्ट स्टेटमेंट वाला दिखाइए ना। हाँ सर, ये थर्ड स्टेटमेंट में ये कौन सा वर्ड है? इंक्रीज ऑफ क्या क्या क्या? इंक्रीज ऑफ कलर इंटेंसिटी। हाँ अच्छा, गर्व व्यास नहीं, हर्षद सोचो मानसी नहीं। ओके ठीक है आदित्य। ओए सुनो, पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं? हाँ सर सही है। हाँ क्योंकि तुम्हें देखा कि वॉयलेट कलर का इंटेंसिटी बढ़ रहा है और बाद में क्या हो गया? कांस्टेंट, राइट? सेकंड स्टेटमेंट सही कि नहीं? मतलब इंटेंसिटी बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। नहीं नहीं ना, नहीं 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 सिर्फ बढ़ेगा, राइट? वॉयलेट कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है ना? देखा जाए पहले हमने डिस्कस किया 10 मॉलिक्यूल उड़ रहे थे, फिर 9 मॉलिक्यूल उड़े, फिर 8 उड़े, फिर 5 उड़े, सो ऑन। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने उड़ रहे थे उतने ही वापस आ रहे हैं, करेक्ट? करेक्ट।
तो देखा जाए इनिशियली 10 मॉलिक्यूल आए, फिर 9 आए तो 19 हो गए, प्लस 8 आए तो 27 मॉलिक्यूल। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। तो कलर इंटेंसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा पहले है। इंटेंसिटी बढ़ा 10 मॉलिक्यूल की वजह से, अब इंटेंसिटी जो बढ़ रहा है कितने मॉलिक्यूल्स की वजह से बढ़ रहा है? नौ। 9। फिर आठ। धीरे धीरे जो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, जिस रेट से बढ़ रहा है, वो रेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। कम हो कम रहा हो रहा है। है। ये लिखा ना, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। और फाइनली क्या इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। तो रेट ऑफ इंक्रीज को क्या बोलूंगा जब इंक्रीज नहीं हो रहा है? तो जीरो। 0। तो ये भी सही है, करेक्ट। देखो यार, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉलेट कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। कैसे इंक्रीज होगा? अगर इंक्रीज हो रहा होता तो पहले 10 मॉलिक्यूल निकल रहे होते, फिर 11 निकलेंगे, फिर 12 निकलेंगे, तो बढ़ते जाएंगे ना। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कह रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी बिकम सेम कांस्टेंट, मतलब 5 5 5 बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी ऐसा दिख रहा है तुमको? नहीं सर। नहीं ना। गेटिंग इट? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी सर वो का कांस्टेंट, काइंडली पूछ सकता है। हाँ सर वो 0 के बजाय कांस्टेंट क्यों नहीं होगा बस? बेटा, एक बात बता, फाइनली कितना इंक्रीज हो रहा है कलर इंटेंसिटी? कुछ भी नहीं। हाँ तो कुछ भी ओके। नहीं को 0 बोलूं कि कांस्टेंट बोलूं? हाँ सर, Do कांस्टेंट not नहीं, बोले सॉरी 0। कांस्टेंट है। हाँ, understood? Yeah, correct, Mansi. Hey guys, everyone understood this? Yes. yes sir. Sir, why it became constant? मतलब Harshit, can you ask this question? क्या था, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? Then understood how it became constant. क्या became constant? Color intensity? Because जब rate of evaporation और rate of condensation equal होगा तो amount of vapors of iodine in the vapor state becomes same ना, become constant, correct? हाँ तो अगर उसके बाद कोई इंक्रीज, क्या कहते हैं, जब समझ गया ना फिर क्या सीन है। रेट ऑफ इवापोरेशन और क्या नाम है, रेट ऑफ सब्लिमेशन और कॉन्डेंसेशन जब सेम हो गया, तब जो वेपर के अंदर आयोडीन मॉलिक्यूल्स थे वो कांस्टेंट हो गए ना, तो कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। चलो okay, now where are we? See, we have finally finished our physical equilibrium. ठीक है guys, understood? Now what we have to do? chemical equilibrium. Yeah, our chemical equilibrium. ठीक है, OSJSP क्या मतलब? Okay, now listen, we have to start our chemical equilibrium. Himanish, you are trying to say something, but your mic is not working. It gives a very, I don't know what kind of sound. Better you write down. He became platy. ये क्या है? Okay. Oh, what does it mean? सर एक कार्टून कैरेक्टर है प्लेटिपस पेरी, उसके जैसा आवाज है वो। तुम लोगों को क्या लगता है का मेरा जो नॉलेज का बेस है वो यूनिवर्सली हर जगह डिफाइंड है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हो भी सकता है, क्या क्या पता। लगेगा कि प्लेटिपस पेरी कौन है? मेरे को तो नाम से ही बहुत सर मालूम है सर। सर को मालूम नहीं है ना। अच्छा, हाँ सर वो रेडियो जैसा वॉइस आता है, माइक। ओके ये हर्षद है क्या?
हाँ मुझे पता है, इतना घटिया सा जवाब तेरा ही आ सकता है। अरे यार, Okay, listen, where are we? Chemical equilibrium, right? Now understand what is a chemical equilibrium. Consider a chemical reaction. इसको हम दोबारा स्टडी बता रहे हैं क्योंकि हमने पहली क्लास में ही कर लिया था। जस्ट क्विक रिकैप। मान लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ना दो रिएक्शंस हो रही है, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने तुमको हर बार बोला है कि हर एक रिएक्शन का ना एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी। एक रिएक्शन का एक कांस्टेंट रेट कांस्टेंट। एग्जैक्टली। Let's say this is Kf, rate constant of forward direction. This is Kb, rate constant of backward direction. जब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहा है, तो उस रिएक्शन को हम इस प्रकार से लिखते हैं। जहां पे रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट forward reaction, and where product is forming reactant back, this is rate constant of backward direction. अब हमने ये भी स्टडी किया था कि सपोज करो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, लेट्स से हम सिर्फ रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली आई डू हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, एग्रीड? यस So at time t is equal to 0, when the number of molecules of reactant is very high, the rate of collision between them will be वेरी हाई। the rate of collision will be very high, and due to these collisions, what will happen? Reactants are colliding together in a very nice way. They are converting directly to form Product. तो टाइम t is equal to any random time t, उसमें क्या होगा? The concentration of reactant क्या हो जाएगा? कम। डिक्रीज, कम होगा, और धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्ट बनना शुरू करेंगे, ठीक है? अब प्रोडक्ट भी ऐसे हैं कि वो आपस में कोलाइड करके क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट बना रहे हैं। हाँ, अब चक्कर क्या है? एक ऐसा टाइम अटेन होगा t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, जहां पे प्रोडक्ट का अमाउंट एंड रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा? इक्वल सॉरी कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। इट बिकम कांस्टेंट। उस पॉइंट पे जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बचेंगे, दे आर कोलाइडिंग टुगेदर टू फॉर्म रिएक्टेंट, और जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बचेंगे, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बचेंगे, दे आर कोलाइडिंग टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो लेट्स से दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बना रहे हैं और दो ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो देखा जाए दोनों रिएक्शन में कुछ अमाउंट चेंज हुआ क्या? नहीं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड। तो जब भी कोई इक्विलिब्रियम अटेन होता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी केमिकल स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। गेटिंग इट? बिकॉज इट इज हैपनिंग बिटवीन द डिफरेंट chemical species which are involving in a chemical reaction. Understood? सर हाँ सर। केमिकल सर टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है? क्या? सर टाइम Time ऑफ of? इक्विलिब्रियम पे KF और KB इक्वल हो जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो मैंने उसका तुमको तो कुछ एक बताया ही चीज- नहीं ना रिलेशन। बेटा मैंने एक बात बताओ, मैंने तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया, मैं तो एक चीज बोल वही। रहा हूँ। मैंने तुमको पहले भी बोला था कि कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट, अगर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत ज्यादा हाई है, अगर रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई है, तो रिएक्टेंट की स्पीड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की बहुत ज्यादा ये हाई है।
जो केएफ है ना वो ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन का रिलेटिव स्पीड कितना है। जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होता है उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होता है। और इसका क्या मतलब निकलता है कि रिएक्टेंट जो है ना वो अनस्टेबल है और प्रोडक्ट क्या स्टेबल है, इसलिए रिएक्टेंट जल्दी जल्दी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। गेटिंग इट। अब मैंने तुमको ये भी बताया था कि कोई भी रिएक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा रेट कौन? गेटिंग इट। अब एक चीज मान लेते हैं, चलो एक चीज मान लेते हैं कि केबी जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू केएफ। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट Rate of प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है। जो केबी ज्यादा हाई है ना तो उसका मतलब प्रोडक्ट का product रिएक्टिविटी unstable है। ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। Yes. तो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है इसके अंदर, गेटिंग इट, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, Unstable. अनस्टेबल। तभी अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम के अंदर कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है और लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बना है। कि लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड करके दो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी कम हुई, और कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपस में कोलाइड करके रिएक्टेंट बना रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई। प्रोडक्ट इतना रिएक्टिव है कि कम अमाउंट से ही दो मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट बना रहा है, और रिएक्टेंट इतना कम रिएक्टिव है कि इतने सारे अमाउंट से भी दो मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, गेटिंग इट। अरे हाँ या ना, हाँ सर। समझ में आई मेरी बात? यस सर। किसी भी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट? नो सर। श्योर? श्योर? Yes, sir. Sure. Okay, now listen. So how you define the chemical equilibrium here? Arey Ram. Sir, you didn't tell how to. Aditya, I have to just start right now. I have नहीं just सर, मैं start. पूछ रहा था, पिछले बार बताया था क्या? वो केसी कैसे लिखते हैं किसी रिएक्शन का। अरे ठीक है, अभी एक काम करते हैं हम लोग, बाद में देखते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना, जहाँ पे ये दोनों फिजिकल, ये दोनों इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द स्टडी ऑफ equilibrium which is involved it is a study of equilibrium between various chemical species of reactant and products which are involved in a chemical reaction. चलो हो गया, इतना लिख लो। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन। law of mass action. चले आगे गाइस? यस सर। ओके
Now listen, law of mass action. That is सर हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ 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 सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने इसके बारे में कुछ लिखाया था वो देख नहीं पाया। ले बेटा ले, दिख रहा हाँ हाँ ये, हाँ दिख रहा है सर, लिख लो बेटा। नीचे कीजिए सर। हाँ बेटा हाँ, ले ले लो, लिख लो, ठीक है, नाइस। हाँ सर हो गया। चलो ग्रेट, ओके ग्रेट, चले आगे। चलिए। Law of mass action. Listen, law of mass action was initially proposed by two people known as Goldberg and Veitch. Goldberg and Veitch. Veitch की स्पेलिंग क्या है बता तुमको? अभी तक के लिए मान लेते हैं, ठीक है। Now understand that these two नहीं सर people, दो एज थे, दो है ना Veitch, ठीक है। Now understand one thing. These two people has given a particular law in order to study the rate of the reaction, and those rate of reaction we are applying in the chemical equation, ठीक है। तो according to Goldberg and Veitch, what they have told, suppose करो एक reaction है जिसके अंदर A plus 2B gives product। हर एक रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट होता है K, करेक्ट? हेलो, हाँ सर। तो ये क्या है रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर। या रेट कांस्टेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कि इनिशियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इनिशियल बॉन्ड वीक है, सो ऑन। तो ये दो Yes, sir. चीजों का फंक्शन होता है, नेचर और टेम्परेचर। नेचर को तो तुम चेंज नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के, बट टेम्परेचर को तुम चेंज कर सकते हैं। करेंगे। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। ओके, नाउ गोल्डबर्ग ने क्या कहा, गोल्डबर्ग एंड वेज ने क्या कहा, उसने बोला जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उतना ज्यादा दोनों के बीच में कोलिजन होगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। ये सही बात है? हाँ सर। हाँ सर। So what they said, that rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. Getting it? Yes, sir. चलें आगे। तो सुनो ध्यान से, तो उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reaction है। concentration of B whole square. Getting it? So ये Yes, वो sir. ऊपर वाले गिवन रिएक्शन के लिए ना? हाँ बेटा, ऑब्वियसली है ना, हाँ। हम वही रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं अभी, ठीक है। वेयर A is nothing but molarity of A, number of moles of A divided by volume of solution in liter. B is nothing but
हाँ जी, बोल बेटा क्या हुआ? कहाँ गया? ये कहीं से आवाज आई थी ना अभी कुछ, हाँ सर, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया ज़्यादा था। बोलते बोलते चला गया। आज कनेक्टिविटी इश्यूज हैं बहुत। हाँ सर सर, ये आपने क्या लिखा है वो ब्रैकेट ए और उसके बाद इक्वल टू में क्या लिखा है? राइट में सर, राइट में। by volume in liter, number of अच्छा moles of A by volume of solution in liter। अच्छा अच्छा। मोलारिटी हो रहा है, मोलारिटी। ए का मतलब होता है मोलारिटी, ए एंड बी आर मोलारिटी। गेटिंग इट गाइस? अंडरस्टूड? यस सर। चलें आगे। हाँ सर। चलो और मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना? सर हर बार हम लोग मोलैरिटी ही यूज करेंगे। हाँ बेटा, हाँ हाँ, जो गुलबर्ग एंड वेज अंकल ने बोला था ना, तो वो मोलारिटी के लिए बोला था। अब सुनो ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इधर, ठीक है? इधर कंसंट्रेट करो। तो चक्कर क्या है, टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अगर हम लोगों को ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने का है ये, तो गुलबर्ग एंड वेज ने क्या बोला, दैट रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ reactant raised to power is stoichiometric coefficient. Understood? So remove the Yes, sir. to remove this thing, I have to apply rate constant. So this is our rate constant. ठीक है? Now guys listen. दोबारा से, ये A और B क्या है? रिएक्टेंट Polarity. कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऑफ उसका ब्रैकेट हाँ में आया तो मोलैरिटी हो गया। मोलारिटी को ना तुम्हें मोलारिटी लेना है, बट एक्चुअली ना इनको एक्टिव मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव। और एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, that is the concentration which is freely available in a reaction freely available in the reaction to react, in order to react, है ना? To react. Now listen, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, active mass is slightly different than molarity. Suppose करो ये ग्रीन कलर की स्क्रीन दिख रही है जिसमें येलो कलर का एक, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, सुन तो लो, इम्पोर्टेंट है। ये सपोज करो वाटर है तुम्हारा, क्या है? पानी। H2O. वाटर है ना? ना तुम्हारे अंदर ना एक खुराफात आई, तुमने बोला HCl सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? Solution, Guruji. HCl HCl NaCl solution. NaCl सॉल्यूशन। कौन सा? NaCl तुम solution. क्या करोगे बताओ मुझको? नमक लेके डाल देंगे। नमक डालोगे, ठीक है। तुमने ना क्या किया, थोड़ा सा नमक डाला तो तुम्हारे पास पॉजिटिव Na+ आया, Cl- आया अंदर, करेक्ट? Yes, sir. यार एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। पानी के अंदर भी करना ही चाहिए ना, बिकॉज चार्जेस है ना? तो हाँ, जैसे sir. ही अगर तुम सॉल्यूशन देखोगे ना,
तो सॉल्यूशन के अंदर ना Na+ और Cl- स्टिल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है बट ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। देखा जाए कि एक Na+ को चारों तरफ से Cl- ने अट्रैक्ट कर रखा है, एक Cl- को चारों तरफ से Na+ ने अट्रैक्ट कर रखा है, ऐसा अट्रैक्शन होता है। तो तुमने ना आराम से मस्त से एक 0.1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, बनाया सॉल्यूशन। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा खुराफात फैक्टर आया, तुमने कहा अब तो नहीं छोड़ेंगे और डालेंगे, है ना। तो जैसे तुम NaCl डालते रहे तो Na+ और Cl- के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होता रहा, कम होता गया। कम होता रहा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे सपोज तुमने बोला कॉन्सेंट्रेशन सर 10 मोलर है, कितना है 10 बट 10 मोलर के अंदर सोचो ना, एक Cl- Na+ से बहुत ज्यादा पास होगा और एक हाँ Na+ सर। Cl- के बहुत ज्यादा पास होगा, राइट। फिर Yes. अगर ऐसा चलता आएगा तो क्या ये जो Cl- जो चारों तरफ से Na+ से स्टैक्ड है, क्या ये फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली मूव कर सकता है क्या। नहीं. नहीं सर। तो कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर है बट ये हो सकता है जो फ्रीली मूविंग कॉन्सेंट्रेशन है वो तुम्हारी 0.5 मोलर ही हो। तो जो तुमको मास लेना है वो एक्टिव मास लेना है कि मोलारिटी लेना है। Action. एक्टिव मास। तो बात समझ में, जब तुम आयॉन्स बढ़ाते रहते हो ना तो एक पॉइंट पे स्टैकिंग ऑफ आयॉन्स शुरू हो जाता है। तो जो फ्री मूवमेंट होती है ना आयॉन्स की वो पॉसिबल नहीं सर एक होता। बार नहीं लास्ट वाला वापस बता दीजिए ना, जो आपने बोला कि एक्टिव मास किससे कंसीडर करेंगे। क्या क्या क्या। सर आपने हाँ बोला हाँ ना हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला कि तुम्हारे हिसाब से तुमने 10 मोल 1 लीटर में डाल दिया NaCl का, करेक्ट। तो यू हैव 10 मोल्स ऑफ NaCl इनसाइड 1 लीटर, ये तुमने कॉन्सेंट्रेशन बनाई। जब तुमने देखा उस कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा स्टैकिंग हो गई, स्टैकिंग मतलब बहुत ज्यादा आयॉन्स एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत पास आ गए हैं, तो क्या वो आयॉन्स फ्रीली मूव करेंगे क्या। नो सर। तो वो मास देखो, कॉन्सेंट्रेशन तुमने 10 मोलर बनाया बट ये हो सकता है ना कि कुछ सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत Na+ और Cl- स्टिल मूविंग रहे, करेक्ट। वो जो स्टिल मूविंग सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो 0.5 है। तो मैं उस सॉल्यूशन में 0.5 मोलर एक्टिव मास लूं या 10 मोलर एक्टिव मास लूं। 0.5 मोलर। बात समझ में आई। तो Yes, sir. एक्टिव मास का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन विच इज रेडी टू रिएक्ट। रेडी टू मूव। ready to move, freely to move, understood guys, समझ में आया। हाँ यस सर। ओके चले आगे। Yes. यस सर। हाँ, चलो एक काम करते हैं, अब एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सी क्लास है तुम्हारी। कोई नहीं है सर. लास्ट Last. नहीं है। सही है। ओके, कंसिडर equilibrium reaction. Consider a reversible chemical reaction. Let's say AA aqueous plus BB aqueous is in equilibrium with CC aqueous plus DD aqueous. कोई डाउट। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और बैकवर्ड रिएक्शन भी है, करेक्ट। दोनों रिएक्शन साथ हो रही है, कहूं हाँ या ना। यस सर। यस सर। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट KF ले लें, हाँ सर। यस बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्शन क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट केबी। केबी। ले लेते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियली तुमने क्या किया, A0 कॉन्सेंट्रेशन लिया और B0 कॉन्सेंट्रेशन लिया, तो क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे तुम लोग। इनिशियली तुमने A और B लिया तो क्या होगा,
प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, No बस reaction. reactants है। तो ये आपस में क्या करेंगे? कोलाइड तो कोलाइड क्या बनेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। चलो वो टाइम कब आएगा? टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक काम करते हैं ना, अगर इतना समझ में आ गया तो लेट्स से कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? कितने मोल्स ए के, कितने मोल्स बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ए मोल्स बी A मोल्स moles B तो मैं small कह b के सकता हूँ साथ react कर इक्विलिब्रियम रहा पे, है। लेट्स से इक्विलिब्रियम पे ए नॉट में से ना एक्स ए रिएक्ट कर गया, गेटिंग इट? कि ए टाइम्स एक्स रिएक्ट कर गया। अगर ए का ए टाइम्स एक्स रिएक्ट किया तो बी का कितना करेगा? बी टाइम्स एक्स। सी का कितना बनेगा? ax plus bx। अरे बाबा सी एक्स बनेगा ना यार। हाँ ओ सॉरी हाँ। ये ए मोल सी मोल्स बनाता है, तो ए एक्स कितना बनाएगा? हाँ cx। समझा? हाँ सर। और यहाँ पे dx। चलो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन बचा हमारे पास और ये जो कॉन्सेंट्रेशन बना हमारे पास, दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको ए ई क्यू लिख देते हैं, इसको बी ई क्यू लिख देते हैं, इसको सी ई क्यू लिख देते हैं और इसको डी ई क्यू लिख देते हैं। कोई डाउट? नो सर। सर ये No, sir। अरे बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, डी एट नो सर। इसके इक्वल है ओके ना? सर। हाँ समझ में आई बात? हाँ सर। तो बताओ इक्विलिब्रियम में तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? सर वो माइनस है या एरो कॉन्सेंट्रेशन है? कांस्टेंट हो जाती है। सर नहीं यार, वो तो हो ही जाती है। क्यों होती है? कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट क्यों होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम तुम्हारे होता हिसाब है। से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम पे, राइट? राइट तो एक बात बताओ, यस। अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वेज अंकल लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है? ब्रैकेट में a raised to raised small to a a raised small to a to b a b raised to small b b। into kf। हाँ हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। मैंने क्या पूछा तुमसे कि इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, राइट? तो आंसर क्या होना चाहिए था? a and b ए एंड बी, करेक्ट। और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है? kf। KF. रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इनटू Into कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना? raised to their stoichiometric Raised to कंसंट्रेशन stoichiometric कौन से लूंगा, coefficient. इक्विलिब्रियम पे लूंगा कि इनिशियल लूंगा? equilibrium। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम पे वो इक्वल हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एग्रीड? एंड दैट इज एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, राइट? एग्रीड? यस यही तुम्हारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, कहूँ हाँ या ना? हाँ सर। तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, बताओ जरा? सर KB होगा kb और into C equilibrium c पे c raised to c into b raised d raised to d। एग्रीड? yes sir। c raised to उसके बाद के एफ Yes, बाई के बी कर दो, तो के एफ बाई के बी, इसको इधर लिख, के बी को नीचे ले आओ, इस 1 सेकेंड ना, के बी को इधर ले आओ और ये पूरी एक्सप्रेशन को इधर लेके जाओ, तो क्या आएगा? के एफ बाई के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू पावर सी, राइट? कहाँ गया है सब नोटेशन? प्रोडक्ट्स वाले और नीचे हाँ, रिएक्टेंट्स वाले. तो ऊपर प्रोडक्ट्स वाले आ जाएंगे, नीचे रिएक्टेंट्स वाले आ जाएंगे। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। no sir। No, sir. nature reactant। no sir। वेरी गुड। अभी क्या बताओ, दिस इज एट व्हाट?
Equilibrium. Equilibrium. ओम बेटा रेट इसलिए इक्वल हो गया बिकॉज इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए रेट इक्वल हो गया। और के एफ बाई के बी को ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, के ई क्यू, क्योंकि के एफ और के बी टेम्परेचर का कोफिशिएंट है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो के इक्विलिब्रियम आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ Temperature. टेम्परेचर एंड Nature. नटूरे। तो मतलब तुम सिर्फ टेम्परेचर से ही इसको गवर्न कर सकते हो, गेटिंग इट? Yes sir. सर आपने क्या बोला? Equilibrium constant है. हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के एफ बाई के बी, ठीक है, ठीक है। Yes. यस sir. सर। अच्छा स्क्रॉल अप करना, क्या? स्क्रॉल अप करूँ इसको, देखा है नहीं सर वही Done नीचे sir. वाला। डन सर। बड़े फास्ट हो यार। सर बस थोड़ा ऊपर कीजिए, वो कुछ लिखना है, और ऊपर, और ऊपर। हाँ सर बस। लिख लिया? यस सर। ये लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो फिर एक हो काम गया करो, सर। कल्टी मारो तुम, बहुत हुआ तुम्हारा, जैसे बहुत आप मुश्किल कर मुझसे। लिया तुम लोगों ने। बाय सर। बाय सर। हाँ Thank you, बाय sir. Thank you sir. Bye bye. टेक केयर Bye यार, sir. बाय Thank you, बाय sir. बाय बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ यार टेक केयर, गुड नाइट। या गुड नाइट, बाय हर्षद। How do you so write? How do you write so nicely with the mouse? It's not a mouse; it's a pen. Graphic, it's a pen, electronic pen. Yeah, no one can write with a mouse. चलो टेक केयर, बाय।